आप सभी का फिर एक बार thedeveloperschool.com पे। आज मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका टाइटल है व्हाई जावास्क्रिप्ट वर्किंग फास्ट। यार क्या होता है कि ना मैं एक पीएचपी डेवलपर हूँ, मैं पाइथन में भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ और थोड़ा बहुत मुझे जावा भी आती है। पर जब मैं ना किसी जावास्क्रिप्ट वाले बंदे के साथ बैठता हूँ, मतलब नोड वाले के साथ, तो वो बोलता है यार भैया आप है ना नोड पे काम करो सर, आप नोड पे काम करो क्योंकि नोड फास्ट है। और अगर पूछ लो ना उन बंदों से कि नोड फास्ट क्यों है तो सिट्टी बिट्टी गुल है। तो मैं नोड पे भी काम करता हूँ है ना, जावास्क्रिप्ट पे भी काम करता हूँ जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर क्या है सिनेरियो कि आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जावास्क्रिप्ट फास्ट क्यों है, और फिर अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको फट से जवाब दे पाओगे। दूसरी चीज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट का फास्टेस्ट प्रोग्राम, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसी कौन सा प्रोग्राम है जो सबसे पहले काम करता है, सबसे फास्टेस्ट काम करता है, यानी हम इंजन्स की मदद लेंगे। और दैट वाज द मोस्ट प्रीटियस्ट थिंग। और इसी के अलावा हम कंसोल कोडिंग भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, मेरे पास में एक index.js फाइल है जो बिल्कुल ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है। index.js फाइल ब्लैंक है। अगर मान लो मैं इस index.js फाइल के अंदर आऊं और फर्स्ट नंबर पे डिबगर लगा दूं तो आप देखोगे मेरे पास एक ग्लोबल नाम का वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। यानी एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट मेरे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो ऑलरेडी क्या क्रिएट कर चुका है यहाँ पे हमारे लिए, ग्लोबल यूजर कंटेक्स्ट। जो हमने एक बॉक्स की बात की थी जिसके अंदर हमने बात किया था कि भाई इसमें ग्लोबल स्कोप होता है, वेरिएबल स्कोप्स होते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं ना। वो सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी ऑलरेडी किसके अंदर आ चुकी है, पावर में आ चुकी है, मूवमेंट में आ चुकी है ना। पर एक चीज जो कमाल की है, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, तो ये कैसा हुआ। तो यानी जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द स्कैन काम करता है। यानी जावास्क्रिप्ट जब आपने जेएस की फाइल डिक्लेयर कर दी ना, तभी वो ऑलरेडी सारी फाइल बना चुका होगा। पर क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे हम ब्राउजर के ऊपर आते हैं ना तो जावास्क्रिप्ट का इंजन काम करना शुरू करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्राउजर होता है वो अपने टेम्पलेट इंजन को कॉल करता है और साथ ही अपने V8 इंजन को कॉल कर देता है। जैसे क्रोम के पास में V8 है, वैसे ही फायरफॉक्स के पास में अपना इंजन होगा और सफारी के पास में अपना इंजन होगा, और जैसे मोरजिला के पास में अपना, मतलब सब लोगों के पास अपने अपने इंजन होते हैं। पर मैं क्रोम पे काम करता हूँ तो मुझे थोड़ा क्रोम का नॉलेज है कि क्रोम के पास में एक V8 इंजन है ना। इसके पास क्विलफिश बहुत सारे मतलब वो है इंजन है। तो उस V8 इंजन को ऑलरेडी काम में ले चुका होगा। पर हमारे पास में इसका प्रूफ है क्या? हाँ यार भाई, हमारे पास में इसका प्रूफ है। आप द डेवलपर स्कूल .com पे पढ़ रहे हो तो आप लोगों के पास हर चीज का प्रूफ है यार, है ना। ये मेरी फाइल रही, ये मेरी एक फाइल रही, क्या इस पे मेरा वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक विंडो होता है ना। यहां पर हम लिखेंगे विंडो और एंटर मारेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है जिसके पास में सारे फंक्शंस है। यानी बिहाइंड द स्कैन अगर आप जेएस डॉट फाइल नहीं भी करते ना, जेएस इंडेक्स डॉट जेएस फाइल डिटेक्ट नहीं करते, तो भी आपका यूजर कंटेक्स्ट ऑलरेडी, ग्लोबल यूजर कंटेक्स्ट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, ठीक है। ये वो यूजर कंटेक्स्ट है जो ऑलरेडी क्या बना के रखता है, सर्च इंजन, मतलब जो V8 इंजन होते हैं आपके पास में, जावास्क्रिप्ट इंजन होते हैं, वो ऑलरेडी बना के रखते हैं ताकि वो जावास्क्रिप्ट को ऑन टाइम कंपाइल कर पाए। यार तभी तो इनको पता चलता है। कभी jQuery लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, तो क्या होता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी? डॉक्यूमेंट जब रेडी नहीं हुआ उससे पहले तुम्हें कैसे पता चल गया? क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट बाद में रेडी हो रहा होगा भाई तुम्हारा, पर उससे पहले जावास्क्रिप्ट रेंडर्ड हो चुकी है। जावास्क्रिप्ट के V8 इंजन्स ने अपने सारे प्रोग्राम्स को अलर्ट कर रखा है, तैनात कर रखा है लड़ने के लिए, बोले देखते ही गोली मार दो। दैट वाज द थिंग ब्रो, कि वो जावास्क्रिप्ट जो है फास्ट है, ठीक है। ये वाली बात तो हो गई कि यार जावास्क्रिप्ट फास्ट होती है। और दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों से कहा था, जावास्क्रिप्ट का शॉर्टेस्ट प्रोग्राम, तो भाई यही शॉर्टेस्ट प्रोग्राम है कि मैंने कुछ लिखा भी नहीं और स्टिल क्या है, मेरी जावास्क्रिप्ट का यूजर कंटेक्स्ट क्रिएट हो चुका है ना। अब एक और कमाल की चीज बात करते हैं कि मान लीजिए मैंने लिखा है वेर एक्स, है ना। मैंने लिख दिया x1 इक्वल्स टू 10 यहाँ पे, और मैंने क्या करा यहाँ पे ना, एक फंक्शन डिक्लेयर, मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ। एक फंक्शन है मेरा nx करके, है ना। इस nx फंक्शन को अब मैं क्या करूंगा, कॉल कर लूंगा, सॉरी कॉल क्या करूंगा, जिसका अभी तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। अब मैं इसमें कंसोल डॉट लॉग कराता हूं, ठीक है, किसको, x1 को। तो मुझे x1 की वैल्यू क्या मिलेगी, बताओ बताओ बताओ। मैं पहले इसमें से डिबगर हटाता हूँ सबसे पहले तो, है ना। यहाँ पे मेरा कोई डिबगर लग रहा है क्या? नहीं, मेरा कोई डिबगर नहीं है। तो x1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि भाई मेरे भाई, फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद में कॉल भी करना पड़ता है। अभी तो वो सिर्फ कॉल स्टैक में गया है, अभी तो मतलब उस वो डिक्लेयर हुआ है, वो अपनी मेमोरी के अंदर फीड हुआ है ना। तो ये फंक्शन अगर मैं यहाँ पे nx को सर्च करूं, जो कि मैंने बोला कि यहाँ पर मैं इसको सर्च कर सकता हूं, तो यहाँ पर आ गया मैं द डेवलपर स्कूल वाली फाइल पे आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं अपना डिबगर हटा देता हूँ, कंसोल पे आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ विंडो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विंडो, है ना। और इसके अंदर एंटर मार के इसमें अब सर्च करता हूं इस nx को।
एक सेकेंड, हाँ, ये डाउन नहीं हुआ, अब हो गया। इस एनएक्स को इसके अंदर सर्च करता हूँ, ठीक है, तो आई होप मुझे वो एनएक्स मिल जाए इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन का पार्ट था, है ना, वो तो मेरे फंक्शन के डिक्लेरेशन का पार्ट था। एक सेकेंड, विंडो वापस से गायब हो गया, मैंने गलती से इसको रिफ्रेश कर दिया, ये आ गया, ये। सो हियर हियर द एनएक्स फंक्शन इज विद अस, है ना, हमें एनएक्स फंक्शन मिल गया है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो ये विंडो वाला ऑब्जेक्ट होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट आप लोगों ने क्रिएट किया ना, ये वही होता है। तो हम लोगों ने इस तरफ जो फाइल के ऊपर विंडो लिखा था ना, इस तरफ जो हम लोगों ने फाइल के ऊपर विंडो लिखा था, ये वही वो था। पर क्या आप लोगों को पता है एक शॉर्टेस्ट फॉर्म और होती है इसको एक्सेस करने की, और वो होता है दिस। जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज के अंदर यार पूछा जाता है ये दिस क्या होता है ना, तो अब आप लोग उन लोगों को बता पाएंगे कि भाई दिस क्या होता है। जो ग्लोबल यूजर कंटेक्स्ट होता है उसका रिप्रेजेंटेटर होता है, यानी आप विंडो वाले ऑब्जेक्ट को दिस से भी गेट कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट ने ना इसी चीज को अमेजिंग बना दिया कि अगर आप है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज को है ना गेट कर लेते हो और उसके बाद में उसको किसी वेरिएबल में डाल सकते हो, तो वेरिएबल में डालने के बाद उसको दिस के थ्रू गेट कर सकते हो, और ये बहुत अमेजिंग चीज होती है। और ये तो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आप लोगों को इतना है ना मजा नहीं आएगा इसके साथ, पर अगर आप jQuery में काम कर रहे हो तो आप मान लीजिए आपने किसी है ना फॉर्म के क्लिक के ऊपर उसकी वैल्यू गेट कर ली, तो फिर उसके अंदर जितने भी काम करने हैं ना, बार बार ऊपर वाले को चलाने की जरूरत नहीं, जस्ट डायरेक्ट डॉलर दिस करके चलाओ, स्मूथली चलेगा, है ना। वो एक अमेजिंग चीज होती है। और ये एनएक्स फंक्शन अगर हम इसके अंदर ढूंढेंगे तो हमें इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी इसकी बात होगी। पर अगर मान लो यहां पर हमने जो बात करी, हम इस एनएक्स फंक्शन को कॉल कर देते, तो हमें इस x1 की वैल्यू क्या मिलती। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू में 10 मिलेगी। ओके, दैट वाज गुड। पर अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक और बार वेर x1 लिखा होता, वेर x1 लिखा हुआ था और उसकी वैल्यू मैंने 12 कर दी होती, तो अब हमें x1 की वैल्यू क्या मिलती। लोग बोलेंगे 12, पर नहीं भाई, इसकी वैल्यू में अनडिफाइंड मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो वेर का कंसेप्ट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, होस्टिंग से रिलेटेड होता है। और लेट और कॉन्स्ट में अगर हम ऐसा कर रहे होते तो हमें क्या मिलती, रेफरेंस एरर मिलती। वो बोलता भाई तुमने डिक्लेयर करने से पहले यूज कर लिया, क्या बात होती है ना। तो ये वाली चीजें उसके अंदर काम में आती है। पर हमारे लिए जो अमेजिंग बात है ना यहाँ पे, मैं इसको एक बार के लिए नीचे ले आता हूँ ना, ताकि आप लोगों को अनडिफाइंड की जगह कुछ और वैल्यू मिल जाए। अब चलते हैं अपनी फाइल के अंदर और ये बात पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल और लोकल फंक्शनल स्कोप्स क्या होता है। मतलब ग्लोबल स्कोप क्या होता है और फंक्शनल स्कोप क्या होता है, जिसे हम लोकल स्कोप भी कहते हैं, है ना। तो ये रही मेरी सोर्स फाइल, यहाँ पे index.js में गया, यहाँ पे कंसोल पे मैंने डिबगर लगाया। अब आप देखेंगे मेरे पास में लोकल के अंदर जो x1 की वैल्यू है वो 12 है, और जो ग्लोबल में है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, 10। जस्ट अ सेकेंड, 10 हमारे पास में उसकी वैल्यू। ओके, तो अगर मान लो यहां पर ये नहीं होता तो अब हमें इसकी वैल्यू क्या मिलती, 10 मिलती। कहां पे मिलती हमारे को, कंसोल में। तो इसके लिए हम एक बार हम अपना डिबगर हटा देते ताकि हमारा कंसोल काम कर जाए। कंसोल में हमें उसकी वैल्यू 10 मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फंक्शन हमारा जावास्क्रिप्ट क्या करता है, अब जो मेन बात है समझने की बात है ना, वो ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन के अंदर जो भी कोड आप लोगों ने लिखा है, क्या फंक्शन के अंदर जो भी कोड आप लोगों ने लिखा है वो किसका पार्ट होता है, लोकल स्कोप का पार्ट होता है ना, फंक्शनल स्कोप का पार्ट होता है। और जो फंक्शन के बाहर कोड लिखा हुआ है प्राइमरी फंक्शन, पर हमेशा फंक्शन से भी क्या समझना है, हमेशा प्राइमरी फंक्शन, क्योंकि फंक्शन के अंदर भी फंक्शन हो सकता है। तो जो प्राइमरी फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है वो किसका पार्ट होगा, ग्लोबल स्कोप का। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हमेशा स्टेप टू स्टेप अप होकर देखता है, ऐसे गर्दन ऊपर करके देखता है, इसके बाहर नहीं है, फिर थोड़ा सा गर्दन ऊपर करके देखा, इसके बाहर नहीं। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट कुछ काम करता है। आई होप आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ में आएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए।